नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगातार सियासी पारा उबाल पर है। इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर ही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर जो है सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। और ये उन्होंने ट्वीट करके शिवराज और सिंधिया पर हमला बोलते हुए लिखा है कि 22 सिंधिया समर्थकों में से 12 को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और 10 को भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं देगी। साथ ही उन्होंने सिंधिया पर भी एक हमला बोलते हुए उन्होंने ये भी लिखा है कि श्रीमंत सिंधिया का जो है ब्लैकमेलिंग का अंत हो जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो है लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से वार जो है बोले जा रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर तो कभी पोस्टर वार जो है भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगातार हमले बोल रही है और कहीं न कहीं इन हमलों के जरिए जो है एक बार फिर जो है कांग्रेस सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा हुसैन जी, उनसे जानेंगे किस तरह जो है मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर उनके पास भी किस तरह का अपडेट है। मुस्तफ़ा जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। लगातार जो है कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर पोस्टर वार हो गया या फिर अपन ये देख लें कि और भी कई तरह के जो है वार लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर बोल रही है। और अभी जो है एक ट्वीट जो है कांग्रेस ने किया है उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 22 विधायकों में से 12 को टिकट नहीं देगी और 10 को जो है जीतने नहीं देगी। तो किस तरह जो लगता है कि कांग्रेस जो है लगातार सत्ता में आने के लिए जो है इन मुद्दों के जरिए जो एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी को हमले कर रही है। देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेके तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो पूरी तरह गरमा चुकी है। हाल ही के दिनों में जो हमने खूब गौर किया है उसमें एक खास बात देखिए, कांग्रेस एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक मोर्चा तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और सिंधिया है उनको बिखेरने का काम कर रही है और लगातार इस तरह के हमले बोले जा रहे हैं जिससे कि पब्लिक में ये बात आए कि बीजेपी सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को पचा नहीं पा रही है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी ये जो 22 लोग हैं और सिंधिया है जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनकी पब्लिक में इमेज को कैसे डैमेज किया जाए इसका प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इस समय सोशल वार के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है, जबकि माना यह जाता है कि सोशल पर मीडिया में बीजेपी की आईटी सेल बहुत मजबूत है। लेकिन पिछले 15 दिनों को अगर हम बात करें तो जिस तरह के हमले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पे किए हैं वो बेहद तीखे प्रहार कर रही है। तो ये दो तरीके से कांग्रेस से भी लड़ाई की शुरुआत कर चुकी है। पहला ये है कि जो बीजेपी है और सिंधिया और उनके समर्थक है उनके बीच के विवादों को पब्लिक में लाना, और दूसरा ये है कि ज़मीन के ऊपर इन उम्मीदवारों की जो 22 लोग वापस चुनाव मैदान में आने वाले इनकी छवि तो मिल करना। तो ये साफ बात है कि अगर ये 22 उम्मीदवार हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो कमलनाथ ने कहा था कि आज के बाद फिर कल आएगा वो आ जाएगा, तो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी। एक और ख़ास बात है कि जो बीजेपी में कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले उनको महिमा मंडित करे, भले सिंधिया को महिमा मंडित करे, भले ये कहे कि इन्होंने जो है कुर्बानी दी है, इनके बलिदान के कारण ही आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ज़मीन पे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इन लोगों को आत्मसात नहीं कर पा रहा है। आप ये देखिए कि लगातार हमारे पास जो खबरें आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य से खबर आ रही हो, चाहे हाटपिपलिया से आ रही हो, चाहे भांडेर से आ रही हो, हर जगह जो है इनका विरोध हो रहा है बीजेपी में। और कई जगह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है खुद टिकट का दावा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारी अंतर्विरोध है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान ने, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ज़रूर इन उपचुनाव की जमावट शुरू की है और यहाँ पे अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी है, उनको प्रभारी बनाया है। लेकिन ये प्रभारी ये जिनको काम सौंपा गया है वो कितना इस विरोध को कम कर पाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस से गए हुए लोगों को जब टिकट दिया जाएगा और चुनाव में रहेंगे तो वहाँ जो स्थानीय बीजेपी का नेता है उसकी पॉलिटिक्स तो ख़त्म हो जाएगी। अगर हाटपिपलिया की बात करें तो दीपक जोशी की राजनीति खत्म ही है। यदि सुहासा सीतामऊ की बात करें तो राधेश्याम पाटीदार की राजनीति खत्म है।
एक बार अगर ये उम्मीदवार जीत गए तो अगली बार फिर यही टिकट मिलेगा इनको। तो कुल मिलाकर के ज़मीन पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर्विरोध में फंसी हुई है। बीजेपी के लीडर भले इस बारे में ना बोले, लेकिन हकीकत उनको भी पता है कि क्या हालात बन रहे हैं। मुस्तफा जी, जैसे कि अभी लगातार जो है सिंधिया समर्थक इमरती देवी की बात की जाए तो उनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ, वो भी जो है अधिकारियों को धमकाते हुए इस तरह से। तो एक मुद्दे जो कांग्रेस को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी खुद दे रही है उनको भुनाने के लिए, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है ये आए विधायक है साथ में जो है कंट्रोल अभी नहीं कर पा रही है, किस तरह माना जाए इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा बेसिक अंतर है। बीजेपी के अंदर जो नेता तैयार होता है वो अनुशासन में रह के होता है। पार्टी विद द डिफरेंस के साथ बीजेपी चलने का दावा करती है। उसमें जो संगठन सर्वोपरि होता है उसमें किसी की कोई भी नहीं चलती संगठन के आगे। जबकि इसके ठीक उलट कांग्रेस में एक संस्कृति अलग टाइप की है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ होता है नेता होता है, नेता के दम पर संगठन चलता है, पार्टी चलती है, सब कुछ चलता है। तो अब जो लोग कांग्रेस से निकल के बीजेपी में गए हैं तो उनका लालन पालन तो कांग्रेसी कल्चर में हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो डिफरेंट टाइप का है। तो निश्चित तौर पे ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को खुद में आत्मसात नहीं कर पाएंगे और बीजेपी आज तक इनको आत्मसात नहीं कर पा रही है। तो एक भारी अंतर विरोध देखा जा रहा है। और जिन मुद्दों की बात आपने की वो फैक्ट बात है कि जो गलतियां इस समय ये लोग कर रहे हैं उन गलतियों को कांग्रेस भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस इमरती देवी की वीडियो की आपने बात की, कांग्रेस की स्थितियाँ तो ये थी कि जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, जब ये 22 लोग कांग्रेस में थे, तब ये सरेआम खुलेआम चीफ मिनिस्टर कमलनाथ को ललकारा करते थे। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको भी ये चुनौती देते थे, उनके खिलाफ बयान देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, धमकाते थे, तो कांग्रेस में सब चल जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण रेखा पार करने की इजाज़त किसी को नहीं है। और यदि इसी कल्चर के साथ ये लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पे बीजेपी में धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए जाएंगे, इनको न्यूट्रल कर देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में भी एक बड़ा संगठन है, बड़ा आधार है और पार्टियां अपने उन उसूल सिद्धांतों को इन 22 लोगों के कारण नहीं बदलेगी। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो है वो बड़ा पॉलिटिक्स के लिहाज से बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि जो हालात इस समय बन रहे हैं वो हालात भले बड़े नेता बीजेपी के ना बोले मीडिया में या पब्लिक में, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं खैस्तान का माहौल साफ तौर पे दिख रहा है, जिसको कांग्रेस उजागर कर रही है। जैसा कांग्रेस ने आज ट्वीट करके कहा कि जो 22 उम्मीदवार है इसमें से आधे को टिकट मिलेगा और बीजेपी को 9 सीट चाहिए सरकार बचाने के लिए, तो जो ट्वीट के ज़रिए हमला बोलते हुए कि आधे को हरा देगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर खाने चल भी रही होगी, तभी कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। अब हकीकत से पर्दा तो आने वाले समय में उठेगा। मुस्तफा जी, एक और सवाल मेरा है कि अभी जो है एक भारी भड़कम जो लॉकडाउन में जो हमें एक वीडियो देखने को मिला था, जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनका बर्थडे का था और उस जन्मदिन पर जो है एक भारी भीड़ थी, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धज्जियाँ उड़ी। कल भी है एक वीडियो जो है सुहासरा मंसूर का चल रहा है, जिसमें नाव में जो सांसद और जो वहाँ के जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। तो क्या देखते हैं कि वो खुद लोग जो इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, किस तरह से आप क्या देखते हैं? देखिए नवीन जी, एक बात बता दूं, ठीक है मास्क पहनना नहीं पहनना उस समय की स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड हो सकता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन इसके इतर मैं एक बात करूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर फरवरी महीने से जो अखाड़ा राजनीति का बना है उसमें आम इंसान कहीं खो गया है, आम इंसान के मुद्दे कहीं खो गए, दुख दर्द खो गए। आप ये देखिए कि आज लगातार मार्च, अप्रैल, मई और जून चौथा महीना चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या सरकार नाम की चीज़ है, क्या मंत्री काम कर रहे हैं, 5 मंत्री है, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। कौन दुख दर्द सुन रहा है, कौन फरियाद सुन रहा है? अकेले मुख्यमंत्री 7.5-8 करोड़ के इस प्रदेश को कैसे संभालेंगे? कैसे इतनी लाखों जो नौकरशाही है उस पर कंट्रोल करेंगे? कौन सुनने वाला है?
आज एक बात बताइए, अगर मैं एक मामूली सी बात, एक उदाहरण बताता हूँ आपको। अगर हम गांधी सागर बांध की बात कर ले तो पिछले साल की वो भयावह त्रासदी आपने भी आंखों से देखी थी। कितने बड़े पैमाने पर 250 दुकानें अकेले रामपुरा में और 400 मकान पानी में जलमग्न हुए थे और मध्य प्रदेश के 100 सरहदी गांव जलमग्न हो गए थे रामपुरा सहित। हज़ारों लोग बेघर हुए थे। अकेले रामपुरा की बात करो तो 6000 लोग कैंपों में रहे थे। खाने का नहीं था, पीने का नहीं था, कपड़े नहीं थे, बिजली नहीं थी, जहरीले जानवर थे। कितने मुश्किल का एक महीना था। लेकिन आप ये देखिए कि आज जब मानसून सिर पे खड़ा हुआ है, उसके बावजूद अभी तक सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रूपरेखा नहीं बनाई है, कोई डिज़ाइन अभी तक सामने नहीं आया है। और कल जिस तरह से मीटिंग गांधी सागर में, गांधी सागर क्या है? राजनेता और अफसरों की ऐशगाह है। यहाँ जल संसाधन विभाग में उन अफसरों को की प्रतिस्थापना की जाती है जो अपने बड़े अधिकारियों और नेताओं की चाकरी कर सके। लोग यहाँ अपने रात और दिन सुहानी बनाने आते हैं और वही गांधी सागर का सैलाब जो है एक तरफ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। 50,000 से ज़्यादा हेक्टेयर में इसका कैचमेंट एरिया फैला है और बारिश के दिनों में 41 लाख क्यूबिक पानी जो है इसके अंदर आता है और मात्र 20 दरवाज़ों से 5 लाख क्यूबिक पानी की निकासी है। ये तमाम चीज़ें यदि सरकार ने या प्रशासन ने कोई एक्सरसाइज की है तो वो कार्य योजना आज तक सामने क्यों नहीं आ पाई? ये तो इतना भी जो हो रहा है, जो कल फोटो आपने देखी जिस स्टीमर के अंदर कलेक्टर मंदसौर, मनोज पुष्प और विधायक देवीलाल धाकड़ और सांसद सुधीर गुप्ता जो मुआयना करने के बाद उसमें कही जा रही है, यही कलेक्टर मनोज पुष्प जो है, इन्होंने इस त्रासदी को देखा है पिछले साल जब ये भयावह सैलाब आया था। तो क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये सब पॉलिटिकल उठापटक सरकार बनाने के चक्कर में किसान कहीं का मुद्दा कहीं खो गया है, आम आदमी का मुद्दा कहीं खो गया है, गरीब का मुद्दा कहीं खो गया है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? और आज किसी राजनेता का जन्मदिन होता है तो सारे नियम कानून ताक पे रख देते हैं और जिस तरह इंदौर के अंदर सुदर्शन गुप्ता ने जो मजमा इकट्ठा किया वो सब लोग देख रहे हैं और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। कौन आवाज़? आज सौदा पत्रक पे किसानों की उपज आधे पौने दामों पे खरीदी गई, आज भी कौन सी उपज का सही दाम मिल रहा है? तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही। ऊपर कोई लगाम खींचने वाला नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, तो चल रहा है। उसके बाद ये राज्यसभा चुनाव, उसके बाद उपचुनाव। तो आज मध्य प्रदेश की जनता क्या करेगी? कब तक ये राजनीतिक अखाड़े का जो खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है? किसकी सुनवाई हो रही है? वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही, गरीबों के खाते में रुपए नहीं आ रहे, दूसरी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। किससे कहने जाएगा आदमी? किससे बात करेगा? निकायों के अंदर खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, चुनाव हुए नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें, पंचायतों के चुनाव, जिला पंचायत के सबके चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन सबको पड़ी है सरकार बचाने की, सत्ता हासिल करने की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी ने जो काम किया अब कांग्रेस भी उसी का जवाब देने में लगी हुई। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पिसरा है, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है, अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है और जनता भारी त्रस्त है। उसको किसी उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं, किसी राज्यसभा के चुनाव से, उसको तो उसकी रोटी से मतलब है जो उसकी थाली में इस समय नहीं है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो है किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परिवार जो इस लॉकडाउन में जिसने जो दिन देखे रोटी नहीं मिली वो आदमी परेशान है। साथ ही मुस्तफा जी ने एक बड़ी बात ये भी कही है कि गांधी सागर बांध जो है जिस पर भी जिस सियासत है वहाँ पर जो ऐशगाह की एक बड़ा गढ़ बन चुका है। साथ ही मुस्तफा जी ने ये एक बड़ी बात कही, भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र कहा जाना सोशल मीडिया जो है वो कांग्रेस ने इस समय जो हथियार लिया है उसके जरिए कहीं ना कहीं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमले कर रही है। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ नवीन पाटीदार।